नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान का विकास एजुकेशन में। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 हिस्ट्री का 5वां चैप्टर यात्रियों के नज़रिए। ये आपका 5वां चैप्टर है और बुक नंबर 2 का है पहला चैप्टर। ठीक है, बुक नंबर 1 के चारों चैप्टर मैंने करवा दिए हैं और ये बुक नंबर 2 का पहला चैप्टर है। कुल मिलाकर आपका 5वां चैप्टर है। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड क्या करेंगे, तो आज की वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे। मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पार्ट 1 में समझा दिए हैं। जो बच गए थे आज मैं पार्ट 2 में करवा दूंगा। जिन जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पार्ट 1 में मैंने यात्रियों के नजरिए चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करवाए, शुरुआती इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, जो बच गए थे आज हम पार्ट 2 में खत्म कर देंगे। ठीक है, ये वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड पार्ट 2 है। मैं पार्ट 3 भी लाऊंगा जिसमें हम इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQ करेंगे ताकि आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन बिल्कुल पक्के यानी सिक्योर हो जाएं। ठीक है, वो कल डालूंगा वीडियो पार्ट 3। तो चलिए हमारे पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर कर दें। प्लीज़ पार्ट 1 देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नजरिए यानी समाज के बारे में उनकी क्या समझती है। यात्रियों जो उपमहाद्वीप में यात्री आए थे उनके दिमाग में यानी उनकी समझ में भारतीय समाज यानी उपमहाद्वीप के बारे में क्या समझते हैं, इस चैप्टर में हमने वही पढ़ा। समय काल 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक है। ठीक है, इसके मैंने इंट्रोडक्शन के सारे पॉइंट करवा दिए हैं। मैंने 10 पॉइंट तक करवा दिए थे, हमने 10 पॉइंट तक कर दिए हैं, जिसमें हमने अलब्रूनी तक कर लिया था। हमने स्टार्ट किया था इब्न बतूता। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे 11वें पॉइंट से। एक बार 10वां पॉइंट फिर करवा देता हूँ। अब हमारा नया टॉपिक है इब्न बतूता। देखिए, इब्न बतूता 1333 ईस्वी में सिंध पहुंचा। वह दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था। आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इब्न बतूता 1333 AD यानी ईस्वी में सिंध पहुंचा। उस समय दिल्ली में शासन सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का हुआ करता था। वह उसका एक अनुयायी था, वह उनसे मिलना चाहता था, इसलिए वो भारत आया। ठीक है, ये तो हमने कर लिया था। अब हमारा 11वां पॉइंट है इब्न बतूता। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का जीवांत वर्णन किया। देखिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछता है कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों का वर्णन कैसे किया, तो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय शहरों को भीड़ भाड़ वाली सड़कें। इब्न बतूता ने बताया कि भारतीय शहर भीड़ भाड़ वाली सड़कें हैं। भारत में चमक धमक वाले बाजार यानी भारत में बाजार चमक धमक वाले हैं। बाजार आर्थिक गतिविधियों का केंद्र यानी बाजार में आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। ठीक है, और डाक व्यवस्था, इब्न बतूता ने बताया कि भारत में डाक व्यवस्था भी है, 2 प्रकार की है। ठीक है, दिल्ली व दौलताबाद। उसने भारत के 2 सबसे अद्भुत शहर बताए। उसने बताया कि भारत में सबसे 2 बड़े अच्छे शहर हैं, एक है दिल्ली, एक है दौलताबाद। इसका कंपेयर भी किया था। ठीक है, और उसने पान और नारियल ने इब्न बतूता को आश्चर्यचकित कर दिया। उसने पान और नारियल को कभी नहीं देखा था, इसलिए वो पान और नारियल को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने दास दासियों के विषय में भी लिखा। उसने दास व दासियों के बारे में भी लिखा था। उस समय आपको पता है कि दास व दासियाँ हुआ करती थी। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ कि इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में क्या बताया। उसने बताया कि भारतीय शहरों में सड़कें ना वो भीड़ भाड़ वाली हैं और बाजार चमक धमक हुए हैं और बाजार आर्थिक गतिविधियों का केंद्र हैं और डाक व्यवस्था है भारत में। दिल्ली व दौलताबाद 2 अद्भुत शहर हैं। उसने पान व नारियल के पेड़ों को आश्चर्यचकित रूप से देखा। उसने दास दासियों का वर्णन किया। इंपॉर्टेंट है, याद करना, अपने नोट्स में बना देना है। इन चीज़ों का इब्न बतूता ने वर्णन किया था। अब चलते हैं हमारे 12वां पॉइंट। तो इब्न बतूता के विवरण के अनुसार उस काल में सुरक्षा व्यवस्था समुचित नहीं थी। इब्न बतूता ने बताया कि उस समय जिस काल में वो भारत आया था उसमें सुरक्षा व्यवस्था ढंग से नहीं थी, यानी समुचित नहीं थी, सुव्यवस्थित नहीं। ठीक है, उस समय इतनी सुरक्षा नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इब्न बतूता ने बताया कि उस समय सुरक्षा ढंग से नहीं हुआ करती थी। ठीक है, इब्न बतूता की बातें याद करते जाना। अब हमारा इब्न बतूता हुआ ख़त्म। शॉर्ट नोट्स में करवा रहा हूँ दोस्तों जल्दी जल्दी, इसलिए इब्न बतूता का हमारा टॉपिक खत्म होता है। शॉर्ट्स नोट्स में इस प्रकार से ही होता है। ठीक है, हमारा इब्न बतूता का टॉपिक खत्म होता है। अब चलते हैं, हमारा 13वां पॉइंट है फ्रांसवा बर्नियर। अलब्रूनी के बारे में हमने समझ लिया, इब्न बतूता के बारे में समझ लिया। अब पढ़ेंगे फ्रांसवा बर्नियर। देखिए, फ्रांसवा बर्नियर के अनुसार भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय ना हो सका। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं थे। बर्नियर ने सती प्रथा का वर्णन किया। अब देखिए, अब पेपर में कई बार पूछता है कि फ्रांसवा बर्नियर ने भारत के बारे में क्या नजरिया था, उसने भारत के बारे में क्या लिखा था। देखिए, इब्न बतूता ने बताया कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव यानी लोगों की अपनी मालिकाना हक नहीं है भूमि पर, लेकिन लोगों का अपनी भूमि नहीं है। ये सब भूमि पर अधिकार करता है कौन?
शासक वर्ग यानी मुगल। आपको पता है कि फ्रांसवा बर्नियर तभी आया था जब मुगल का भारत में शासन हुआ करता था, जब उनका कब्जा था। तो उसने बताया कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव है, यानी भारत में लोगों की अपनी भूमि नहीं है, मुगलों का उस पर कब्जा है, जिससे बेहतर भूधारक वर्ग का उदय नहीं हो सकता। वह कहता है यदि लोगों की अपनी भूमि नहीं होगी तो उससे बेहतर भूधारक यानी भूमि की रक्षा यानी भूधारक, जिससे अच्छे किसान यानी भूधारक वर्ग का उदय नहीं होगा। ठीक है, अच्छे किसानों का उदय नहीं होगा, भूमि धारण करने वाले। बर्नियर के अनुसार भारत में मध्यम वर्ग के लोग नहीं है। उसके अनुसार भारत में मध्यम वर्ग यानी बिल्कुल अच्छे लोग नहीं हैं, यहाँ पर गरीब लोग रहते हैं, दरिद्र लोग रहते हैं। उसने बताया, मैं नहीं कह रहा, उसने बताया। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये सारी बर्नियर ने बताई हैं। ठीक है, बर्नियर ने सती प्रथा का विस्तृत वर्णन किया। बर्नियर ने लास्ट में बताया था कि उसने सती प्रथा भी बताई थी कि लाहौर में, मैं आपको कहानी बताता हूँ। देखिए, बर्नियर कहता है कि लाहौर में मैंने एक बहुत ही सुंदर छोटी अल्पवयस्क यानी जिसकी आयु मेरे हिसाब से 13 वर्ष से कम होगी उसकी बलि हुए देखी। बर्नियर कहता है कि मैंने लाहौर में एक बहुत ही छोटी सी लड़की की बलि होते हुए देखी। आपको पता है कि सती प्रथा में क्या होता था कि पहले जब किसी महिला का पति मर जाता था, तो जिस स्त्री का पति मर जाता था तो स्त्री को उसके पति के साथ जला दिया जाता था। बहुत क्रूर व्यवस्था थी, तो इसलिए बर्नियर अपनी भावना को रोक नहीं पाया, यही था सती प्रथा। आप इसको बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, जैसे मैंने आपको छोटी लाइन में बताया, आप इसको और एक्स्ट्रा लिख सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा 14वां पॉइंट है फ्रांसवा बर्नियर। देखिए, पेपर में कई बार पूछता है कि फ्रांसवा बर्नियर क्या क्या कार्य करता था। फ्रांसवा बर्नियर, देखिए, फ्रांसवा बर्नियर एक चिकित्सक था, एक यानी डॉक्टर था, एक राजनीतिक पॉलिटिशियन था, एक दार्शनिक था और एक इतिहासकार था। वो क्या था? एक चिकित्सक था, पॉलिटिशियन था, दार्शनिक था व इतिहासकार था। ठीक है, ये काम करता था फ्रांसवा बर्नियर। वह 1656 में भारत आया था। वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसवा बर्नियर भारत कब आया था? वह 1656 में भारत आया था। वह तथा क्यों आया था भारत? वह शाहजहाँ, उस समय मुगलों का शासन हुआ करता था। वह शाहजहाँ के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में मुगल दरबार में रहा। वो भारत क्यों आया था? वह शाहजहाँ का जो बड़ा पुत्र था ना, ज्येष्ठ दारा शिकोह के मतलब डॉक्टर के रूप में मुगल दरबार में रहता था, उसका उपचार करता था, यानी उसका इलाज करता था। ठीक है, बर्नियर ने पूर्व पश्चिम की तुलना की। बर्नियर की एक बहुत बड़ी खूबी नहीं, उसकी कमी कह सकते हैं। वो क्या करता था? भारत की तुलना अपने पश्चिमी यूरोप के साथ करता था, यूरोप के साथ करता था और भारत को निम्न दिखाता था, भारत को नीचा दिखाता था वो बर्नियर। ठीक है, 16 पॉइंट है, बर्नियर के विवरणों ने 18वीं 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया, यथा मॉन्टेस्क्यू एवं कार्ल मार्कस। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के यात्रा वृत्तांत का प्रयोग निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित करने के लिए किया। देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी समझा देता हूँ। देखिए, बर्नियर ने जो भी लिखा ना उसे 18वीं से 19वीं शताब्दी के पश्चिमी विचारकों को प्रभावित किया। देखिए, जैसे मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, जो बर्नियर जो भी लिखता था ना वो बहुत लोगों को प्रभावित करता था, विशेषकर वो पश्चिमी विचार को यानी यूरोप के विचारक थे ना, फिलोसफर थे, उन्हें बहुत प्रभावित करता था। बर्नियर इस प्रकार से लिखता था कि पश्चिम के विचारक जैसे मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स उससे बहुत प्रभावित हुए, वह उसके जो भी वो लिखता था उसको पसंद करते थे। ठीक है, प्रभावित हुए इससे। मॉन्टेस्क्यू ने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग किया, निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। बर्नियर ने ना निरंकुशवाद का सिद्धांत को अपने जो भी विवरण लिखा था उसमें लिखा था। तो ये मॉन्टेस्क्यू था ना, इसने बर्नियर के वृत्तांत का प्रयोग कर निरंकुशवाद के सिद्धांत को विकसित किया। ठीक है, मतलब बर्नियर ने अपने वृत्तांत में जो भी लिखता था ना, तो मॉन्टेस्क्यू ने उसे निरंकुशवाद में परिवर्तित कर निरंकुशवाद के सिद्धांत का विकास किया मॉन्टेस्क्यू ने। ठीक है, यही है, जो बताए वो याद कर लेना नहीं। ठीक है, बर्नियर ने मुगल कालीन, इंपॉर्टेंट है, फ्रांसवा बर्नियर का मुगल कालीन शहरों के प्रति नजरिया क्या था? पेपर में कई बार पूछता है। तो बर्नियर ने मुगल कालीन शहरों को शिवनगर बताया। ठीक है, उसने कहा है कि जो राजकीय दरबार के आगमन के साथ अस्तित्व में आया वह दरबार के चले जाने के बाद पतन मुक्त हो जाएंगे। देखिए, बर्नियर ने बताया कि जो मुगल काल में शहर थे ना वो शिवनगर हैं, क्योंकि वो अस्तित्व में तभी आए थे जब मुगल भारत में आए थे, और जब मुगल भारत से चले जाएंगे ना तो वो नगर भी उजड़ जाएंगे। बर्नियर ने ये बताया। ठीक है, पेपर में कई बार पूछता है तो आप ये वाली बातें लिख देना। अब चलते हैं हमारे 18वें पॉइंट में। तो भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर के अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किए। भूस्वामित्व के बारे में तो मैंने आपको ऊपर बता दिया, लेकिन भूस्वामित्व के प्रश्न की तरह भारतीय नगरों के बारे में भी बर्नियर के अति सरलीकृत चित्र प्रस्तुत किए। यानी भूस्वामित्व की तरह बर्नियर ने, फ्रांसवा बर्नियर था ना, वो भारत के नगरों को अच्छा नहीं मानता था, मतलब भीड़ भाड़ से, धूल से भरे, ये वो अपने लिखता था अपने वृत्तांतों में भारत के नगरों के बारे में। 19वां है, महिलाओं का जीवन सती प्रथा के अलावा कई और चीज़ों के चारों ओर घूमता है। उनका श्रम कृषि तथा कृषि के अलावा
होने वाले उत्पादन दोनों में महत्वपूर्ण था। व्यापारिक परिवारों से आने वाली महिलाएं व्यापारिक गतिविधियों में हिस्सा लेती। देखिए इस पॉइंट में बता रखा है कि महिलाओं का जीवन था ना वो सती प्रथा के अलावा और चीज़ों में भी घूमता था। केवल सती प्रथा नहीं होती थी महिलाओं के साथ, महिलाएं कृषि कार्य करती थी और कृषि से जुड़ी हुई चीज़ें वो भी करती थी, चाहे कृषि उत्पादन में चीज़ें थी वो भी करती थी। वो व्यापार कई कई महिलाएं जो थी ना वो व्यापारिक परिवार से संबंधित थी, वो व्यापारिक गतिविधियों में भाग लेती थी कई महिलाएं, ठीक है। तो महिलाएं काम भी किया करती थी, श्रम किया करती थी। हमारा 20वां पॉइंट है दासों और दासियों का इस्तेमाल। देखिए उस समय दास व दासी हुआ करते थे, उन्हें सामान्य बाजारों में बेचा व खरीदा जाता था दास और दासियों को, ठीक है। दास व दासी का काम करते थे, वह घरेलू काम करते थे, श्रम करते थे, पालकी उठाते थे और ढोला उठाने, मुखबरी और मनोरंजन कार्य करते थे। देखिए क्या करते थे, ये घर का काम करते थे दास मदारियाँ। पालकी नहीं, पहले पहले के समय में पालकी हुआ करती थी, पालकी ढोते थे और ढोला उठाने, मुखबरी और मनोरंजन का भी कार्य करते थे, ठीक है, मनोरंजन भी किया करते थे। 21वां पॉइंट है बर्नियर ने पश्चिम को पूर्व से बेहतर दर्शाने के लिए भारतीय कुरीति सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेत के रूप में दिखाया। मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि फ्रांसवा बर्नियर भारत यानी पश्चिम से इसकी तुलना करता है, यानी यूरोप से भारत की तुलना करता और भारत को नीचा दिखाने के लिए वह सती प्रथा को एक महत्वपूर्ण संकेत का प्रयोग करता है। वो कहता है कि सती प्रथा देखिए भारत में ऐसी ऐसी प्रथाएं हैं, हमारे यूरोप में तो ऐसे नहीं है, तो वो भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो हमारे 21 पॉइंट हो चुके हैं। अब हम पार्ट 3 में ये वाले एमसीक्यू करेंगे, ये भी 21 हैं टोटल और पॉइंट भी हमारे 21 थे, ठीक है। हमारा पार्ट 2 इसी के साथ समाप्त होता है। यदि किसी बच्चे को दिक्कत समझने में दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट में अपना क्वेश्चन लिखें, मैं इसको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। प्लीज़ 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 अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर दिया करें। तो मिलते हैं पार्ट 3 में जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे, ठीक है, जिसमें हम एमसीक्यू करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में।